औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम आप लोगों सर। को मेरी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ कंफर्म कर दीजिएगा। जी सर, आ रही है आवाज। जी शुक्रिया। अच्छा जी, हमने अल्लाह के बाबरकत नाम से जो है वो आज C FEP 2 दिसंबर 2025 के लिए टारगेट करते हुए उठा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हम ये देख लें, जो कि इसका एक बहुत बड़ा दर्द सर होता है कि इसमें क्या कुछ हमें पढ़ना है। यानी कि इससे ये होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है और अ, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी आपकी तरफ हो जाती है कि भाई ये चीज़ आपको पढ़ाने की बात की थी और इसके ऊपर जो है वो आपको इंशाल्लाह जो है वो सारी चीज़ों के ऊपर दस्तरस हासिल हो जाएगी। यही हमारा जो है वो मेन मकसद आपका और मेरा होना चाहिए। तो बहरहाल मेरी अकाउंटेबिलिटी और आपके टारगेट्स उसके हिसाब से जो है आपकी ये C FEP 2 के लिए 100 नंबर के लिए हमें 4 एरियाज को कवर करना है। एक है सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, एक है मीडिएशन आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट रीस्ट्रक्चरिंग एंड रिहेबिलिटेशन, और एक जो है वो है स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस, और एक है अदर लॉस। अब इसमें जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस का एरिया है इसके 35 से लेकर 45 तक मार्क्स हैं। मगर इसकी हैसियत जो है वो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये बाकी 3 एरिया के लिए जो है वो एक फाउंडेशन का रोल प्ले करती है। असल में इनकी ज़खामत सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस की सबसे ज़्यादा है। अब लोग ये कहते हैं कि जो आखिरी एक महीने में पढ़ाई उठाते हैं वो ये कहते हैं कि यार हम ये करते हैं कि जो है वो ज़खामत इसकी बहुत ज़्यादा है, हम कंपाउंडिंग को उठाते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द पेजेस जो हैं वो तो इसी एरिया में कवर हो जाते हैं, यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस में। बाकी वाले एरियाज तो बहुत ज़बरदस्त हैं और उसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस काफ़ी कम है, तो वो उसके ऊपर जो है वो चले जाते हैं, यानी अदर रिलीवेंट लॉज और स्पेशलाइज्ड लॉज और मेडिएशन और आर्बिट्रेशन वगैरह के ऊपर। बहरहाल अपेरेंटली लग तो ये रहा है कि ये कर लेंगे तो शायद हमारा पेपर पास हो जाना चाहिए। मगर यहाँ पे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो है ये मिक्स प्लेट बना के हमें सवाल देते हैं। ये होता ही नहीं है कभी, जैसे कि IFRS वगैरह की जो है वो एग्जामिनेशन हो, आइजा की एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ पे पर्टिकुलर आइजा को उठा के वो सवाल पूछ रहा होता है। यहाँ पे तो वो एक पूरी जिंदगी को एक खुलासे की शक्ल में आपके सामने हैं और उसके ऊपर आपसे जो है वो इनपुट लेना चाह रहे होते हैं। तो बिकॉज ऑफ द रीजन कि जिंदगी का खुलासा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कंपनी एक्ट से कैसे बगैर निकल सकता है, तो कंपनी एक्ट का तस्करा तो जरूर जरूर होगा किसी भी सवाल में। तो आप जो है वो चाहे मीडिएशन का सवाल उठाएं, चाहे जो है वो आप जो है वो स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉस का सवाल उठाएं, चाहे जो है वो अदर रिलेवेंट लॉस का सवाल उठाएं, लाजमी तौर पे ये पहला एरिया तो इसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो पहला एरिया इस हवाले से आपके लिए जो है वो रिलेवेंट है कि यहाँ पे एक तो डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है। दूसरी बात ये है कि ये दूसरे एरियाज के लिए फाउंडेशन का रोल प्ले कर रहा है। आप कोई भी पास पेपर उठा के देखिए, कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें ये शुरू के एरिया के ऊपर जो है तो ये जो है आपकी जी वॉइस मैंने बंद की थी, वो कुछ लोग और पार्टिसिपेंट जो है वो एंटर करने थे, इस वही पॉइंट ऑफ व्यू से जी मैंने वॉइस बंद की थी, अभी जो है वो वापस मैं रिज्यूम कर दिया मैंने। काशिफ वापस ज्वाइन वो रिज्यूम कर दिया वॉइस को। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग
सबमिट विथ यू कि आप जो है वो खुदा ना खास्ता ऐसी गलती ना कीजिएगा जो आपके सीनियर्स ने की है, कि भाई इनके पेजेस कम हैं, जरा इसको उठाएं और इसकी बेस पे जो एग्जाम में बैठने की कोशिश करें। नहीं, ये इतने पेजेस भी फिर पढ़ने की जहमत ना कीजिएगा, इसमें नुकसान ही होता है। वक्त भी ज़ाया हुआ, फिर आपकी एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि भाई ये जो है वो पेपर निकल क्यों नहीं रहा। तो पेपर निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम है कि आपको रास्ता कौन सा चुनना है। तो आपको मैंने बता दिया कि ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का एरिया आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। अच्छा, अब सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का जो एरिया स्ट्रॉन्ग करने की कहानी है, उसमें एक राहत जान ये है कि आपने माशाल्लाह केफ में ये सारे सेक्शन जो यहाँ पे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के नाम से लिखे हुए हैं, ये सारे पढ़े हुए हैं, मेजोरिटी पढ़े हुए हैं। अब मेजोरिटी पढ़े हुए हैं तो फिर यहाँ पे दोबारा क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? असल में एंगल चेंज है। वहाँ पे ये लिखा होता है या वहाँ पे ये पूछा जाता है कि भाई इस सेक्शन के अंदर है क्या, और यहाँ पे ये किया जाता है कि इस सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए ये पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करके बताइए। अब जैसे मिसाल के तौर पे वहाँ पे ये सिचुएशन होगी कैफ लेवल के ऊपर कि डायरेक्टर्स के इलेक्शन के लिए कंटेस्टेंट्स ने अपने इंटेंशन सबमिट कराए हैं, आप इलेक्शन करा के बताइए। अब यहाँ पे ये होगा कि ये इलेक्शन जो है वो जो 3 साल के लिए वो हैं, इसके अंदर जो है वो हमें इस बोर्ड को डिसॉल्व कराना है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स। तो उसके कौन कौन से रास्ते हैं, किस तरीके से बोर्ड डिसॉल्व हो जाता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर से हो जाता है। इसके अलावा जो है वो सुपर सीडिंग ऑफ द बोर्ड का पावर है सीसीपी के पास। इसके अलावा मिड टर्म में इलेक्शन कराने के पावर्स हैं। तो मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो बहरहाल ये बोर्ड को डिसॉल्व करने की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि अप्लाई द लॉ, एंड वहाँ पे जो है वो ये था कि यूज द लॉ। तो यूज और अप्लाई द लॉ के अंदर बहरहाल जो फर्क होता है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से केफ लेवल के ये सेक्शंस जो है वो दोबारा आपको पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना होगा। भले इसमें आपकी रिवीजन के वक्त वक्त ज़्यादा लगे, आपको इसकी ज़खामत ज़्यादा लगे, मगर ये ज़रूर करना होगा। अगर ये नहीं करेंगे तो उस केस में आपकी ये पिछ अगले वाले जो एरियाज हैं, इसकी सवाल आपसे उठेगी ही नहीं, खुदा न खास्ता। तो अब ये पहले वाला जो एरिया है, इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है? इसमें कंपनीज एक्ट के सेक्शंस पढ़ने हैं जो कि 1 से लेकर 275 है, 293 से 2302 है, 304 से 306 है, 312 से 396 है, 406 से 468 है, 471 से 473, 498, 500 और 505 है। तो तकरीबन जो है वो बहरहाल पूरा ही एक्ट है। बस जो है वो कुछ पेनल्टीज और कोर्ट वगैरह की प्रोसीडिंग्स उनसे मुतालिक जो कि बेसिकली वकला की फील्ड होती है, उसको इन्होंने इन सेक्शंस को जो है वो जो वकला की फील्ड से बिलोंगिंग है, उसको इन्होंने इधर से निकाल दिया। बाकी पूरा ही कंपनीज एक्ट है। तो ये सेक्शंस जो है वो आपने मेजोरिटी जो है वो पढ़े हुए हैं कैफ लेवल के ऊपर। इंशाल्लाह यहाँ पे एक दूसरे एंगल के साथ, एक वसी जाविये के साथ जो है वो हम दोबारा कवर कर रहे होंगे। दूसरी सूरत हाल, दूसरा चीज इसमें हमें पढ़नी है फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। कंपनीज एक्ट में तो 7 से शेड्यूल हैं, 7 शेड्यूल हैं। अब 7 शेड्यूल में से जो है वो बेसिकली आपको सिर्फ जो है वो 2 शेड्यूल पढ़ने हैं। एक है फर्स्ट शेड्यूल और एक है सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में आपको ये मिलेगा कि मेमोरेंडम और आर्टिकल कैसे बनाते हैं। किसी कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल की आपको आइडिया होगी। ये फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बनाने के तरीकाकार जो भी हैं, उसमें कुछ हिंट हमें या कुछ फॉर्मेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। इसके अलावा सेकंड स्केड्यूल में एक स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाने का फॉर्मेट दिया गया है। आपको आइडिया होगा कि पब्लिक कंपनी होती है तो वो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। जो लिस्टेड कंपनी होती है उसको अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। और जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो अपनी ज़िंदगी में एक दूसरा डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको कहते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। इन डॉक्यूमेंट्स के काम क्या है इंशाल्लाह जगह पे देख लेंगे। मगर प्रोस्पेक्टस तो बनते हैं पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन 2017 से, और जो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस है वो सेकंड स्केड्यूल से बनेगा। तो बहरहाल ये जो सीरियल नंबर 2 है, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के फॉर्मेट्स जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के हैं उसको गो थ्रू करेंगे। ज़ाहिर बात है ओपन बुक एग्जामिनेशन है, कोई याद करने की ज़रूरत हमें नहीं होगी। हम बहरहाल इस हद तक पढ़ रहे होंगे कि इसकी एनालिसिस कर रहे होंगे और इसके ऊपर जो की पॉइंट्स हैं उसके ऊपर सिनेरियोस को हैंडल कर रहे होंगे। फिर मजीद ये कि एग्जाम में अगर कोई इसकी इस्तेमाल आई तो आपने इसको खोल के देखना हो तो किस तरीके से इसके ऊपर आपके दस्तरस और काबू हो, उसको हासिल करने की पढ़ाई के दौरान कोशिश की जाएगी। अच्छा, फिर
तीसरी नंबर पे है कंपनीज पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018, जो हमारे सिलेबस के अंदर मैंने येलो हाईलाइटेड रखे हैं। यानी जो अभी मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ, या एक तरीके से एक मैपिंग डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, तो इसके अंदर जो येलो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि इस दफ़ा यानी कि लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में इस दफ़ा चेंज है। यानी जिन बच्चों ने जो है वो जून 2025 के बैच की क्लासें ली हैं, उन्होंने इसी डॉक्यूमेंट को पढ़ा था, मगर वो डिफरेंट पढ़ा था। और जो दिसंबर 2025 के बच्चे हैं वो डिफरेंट पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ में अमेंडमेंट्स आ गई हैं। अच्छा, मजीद के इस कंपनी पोस्टल बैलेट रेगुलेशन में है क्या, कंपनियों के अंदर जो है वो जैसे क्लासों के अंदर जो है वो फिजिकल अटेंडेंस के रुझानात कम हो गए हैं। फिजिकल अटेंडेंस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कि भाई काफ़ी महंगी ट्रांसपोर्टेशन है, औकात की तरतीब के मसले हैं, या फिर एक 12 लोगों का वैसे ही जो है वो एक रुझान जो है वो उसके ऊपर चला गया है कि ये ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और इसकी बेस पे जो है हम बहुत ज़्यादा अच्छी काबिलियत हासिल करते हैं। बहरहाल अपनी अपनी सोच है। तो इसी तरीके से कंपनियों की ज़िंदगी में एजीएम के अंदर अटेंडेंस या जनरल मीटिंग्स और मेंबर्स की अटेंडेंस जो है वो बहुत मिनिमल होती जा रही थी। तो लो ने ये सोचा कि क्यों ना हम इसके अंदर ऑनलाइन वोटिंग और ऑनलाइन अटेंडेंस के मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करें। तो कंपनी पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018 में आपको मैं इंशाल्लाह ये सिखा रहा हूँ कि कंपनी के अंदर जो है वो जनरल मीटिंग के हवाले से कौन कौन से मैटर्स के बारे में ये किस तरीके से ऑनलाइन वोटिंग वगैरह का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस होगा। ये सारा का सारा मामला जो है कंपनी पोस्टल बैलेट रेगुलेशन 2018 से गवर्न होगा। अच्छा, डायरेक्टर्स का पावर होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करें कंपनीज के फंड्स की। डायरेक्टर्स के पावर्स को, इन्वेस्टमेंट करने का पावर को थोड़ा सा और जो है वो एक्सपेंशनरी नेचर में सेक्शन नंबर 199 में डिस्कस किया गया है कि 183 में जो डायरेक्टर का इन्वेस्टमेंट करने का पावर है उसके अंदर कहा गया है 199 की रूल से कि आप यहाँ पे मेंबर्स की अप्रूवल भी लें। तो भाई डायरेक्टर का इन्वेस्टमेंट का पावर था, तो आप हमें जो है वो मेंबर्स की अप्रूवल की बातचीत क्यों कर रहे हैं। मेंबर्स की अप्रूवल की बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं एसोसिएटेड कंपनी और अंडरटेकिंग में। जब इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग करते हैं तो उस केस में मेंबर्स की अप्रूवल भी चाहिए होगी, और फिर मेंबर्स की अप्रूवल लेने के तरीकाकार क्या होंगे, उस इन्वेस्टमेंट की कौन सी बातें मेंबर्स को सिखाई समझाई जाएंगी, उसके ऊपर ये रेगुलेशन पढ़े जाएंगे। कंपनीज के अंदर रिटायरमेंट फंड्स इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, सेक्शन नंबर 218 है। अ, अ, किसी ने सवाल पूछा है कि लॉ में चेंजेस कौन सी हैं। तो लॉ में चेंजेस दो ही हैं बस, एक जो है वो पोस्टल बैलेट रेगुलेशन में चेंजेस हैं, और एक जो है वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में चेंजेस हैं लास्ट अटेम्प्ट के मुकाबले में। बाकी अदरवाइज जो है वो आई कैप कोई और अनाउंस कर दे तो अलग बात है। फॉर द टाइमिंग हमारे हिसाब से ये दो अमेंडमेंट जो है वो आपको खातिर खा नज़रों में लानी है। बाकी एसआरओ में चेंज आ गया, एग्जाम पैटर्न चेंज आ गया, वो एक अलग चीज़ है। मगर लॉ में अगर कोई मेजर चेंज आया है तो बस ये दो डॉक्यूमेंट्स में चेंज आया है। जिसने सवाल पूछा है कि क्या चेंजेस हैं, तो दो डॉक्यूमेंट्स में चेंज है, एक पोस्टल बैलेट रेगुलेशंस 2018 में और एक कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019 में, जो सिविल लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अप्लीकेबल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, 5 नंबर के अंदर जो है वो मामला ये था कि अगर जो है वो 218 नंबर सेक्शन के रूल से कंपनी को एक कम से कम रिटायरमेंट बेनिफिट तो इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस रिटायरमेंट बेनिफिट के जो पैसे होंगे, वो पैसे जो है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होंगे, उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंट पढ़ाया जाएगा, कंपनीज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटरी फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2018। अच्छा, फिर इसके अलावा रिलेटेड पार्टी एक रिस्की जो है वो सिचुएशन होती है ऑडिट के अंदर भी। और ऑडिट के अंदर भी जैसे हम ऑडिट के प्रोसीजर्स को एक्सपेंड कर देते हैं अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो, इसी तरीके से कंपनी एक्ट भी रेगुलेटरी मैटर्स के ऊपर हसास है जब रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होते हो। रिलेटेड पार्टी कंपनी एक्ट में थोड़ी सी डिफरेंट है देन व्हाट यू हैव कवर्ड विद इन IAS 24। यहाँ पे जो रिलेटेड पार्टी की तारीफ है या रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शंस हैं कंपनी एक्ट में, वो 208 नंबर सेक्शन
में है। तो 208 नंबर सेक्शन में जब जो है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को पढ़ा जाए तो इसके साथ रिलेटेड पार्टी रेगुलेशंस को भी पढ़ा जाएगा, जिससे आपको ये समझ पड़ेगी कि भाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें कौन कौन सी रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है। और यही रिकॉर्ड कीपिंग बेसिकली आपके ऑडिट के दौरान में, यानी कि जो मैं एक्सटर्नल ऑडिट आप करने जाते हैं तो वहाँ पे इस रिकॉर्ड को आपको जो है वो चेक करना होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए। अच्छा, फिर कंपनीज के अंदर डिविडेंड डिक्लेयर होते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए जो मुख्तलिफ कवायद कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं वो तो अपनी जगह पे हैं। इसके अलावा एक रेगुलेशन का भी मामला है। थोड़ा बहुत इन रेगुलेशंस को आपने केफ लेवल पे भी पढ़ा हुआ है, मगर यहाँ पे बहरहाल को काफ़ी ज़खामत के साथ कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड रेगुलेशन 2017 जो है वो बहरहाल पढ़ा जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर अफेक्टिवली पढ़ाई का अंदाज ये होना चाहिए कि आप कंपनी एक्ट उठाइए और कंपनी एक्ट को उठा के जो है वो एक 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 सेक्शन को पढ़ते जाइए। हम भी ऐसे ही पढ़ रहे होंगे। और फिर इसके साथ जो है वो ये हो रहा होगा कि जैसे कि जो है वो ये कंपनी पोस्टल बैलेट रेगुलेशन है, ये सेक्शन नंबर 134 से कनेक्ट होता है, तो इसको रेगुलेशन को इसके साथ पढ़ा जाए। ये जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड अंडरटेकिंग रेगुलेशन है ये 199 के साथ कनेक्ट होता है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूटरी फंड रेगुलेशन है, ये जो है वो 218 नंबर के साथ कनेक्ट होते हैं। रिलेटेड पार्टी वाला ये 208 के साथ कनेक्ट होता है। डिविडेंड का मामला ये जो है वो कनेक्ट होता है 241 और 242 के साथ। अब इसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल्स 2017। अब ये जो है वो बहरहाल एक ऐसी चीज़ है कि तकरीबन तकरीबन ये नापेद हो चुकी है, यानी कि ये जिस वक्त के रूल्स हैं उस वक्त के मुकाबले में कानून इतना चेंज हो गया है कि शायद इस रूल्स की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, मगर इसके बावजूद भी सिलेबस का पार्ट है। तो ये रूल नंबर 4 से 6 तक जो है वो इस डॉक्यूमेंट के हमें पढ़ने होंगे। इसके अंदर ये होता है कि अगर एक पब्लिक कंपनी जो है वो या इवन प्राइवेट कंपनी जो है वो एक पब्लिक ऑफर करना चाहती है, मगर वो ऑफर करने के लिए लिस्टिंग नहीं करना चाहती है। यानी कि अक्सर व बेशतर ये होता है कि लोगों को ऐसे समझाया जाता है कि यार अगर आपको जो है वो पब्लिक ऑफर करनी है तो आपको लिस्टिंग भी करानी पड़ेगी। तो मैं अगर जो है वो पब्लिक ऑफर करना चाहूँ, पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि मैं आवाम से अपने ज़रूरियात के लिए फ़ंड्स को मोबिलाइज करना चाहूँ, कॉरपोरेट फ़ंड्स की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या मुझे पब्लिक ऑफरिंग करना ज़रूरी है? पब्लिकली अगर जो है वो बहरहाल अगर आप ये मोबिलाइज करना चाहते हैं फ़ंड्स को तो पब्लिक ऑफरिंग करिए, मगर क्या इसके लिए लिस्टिंग ज़रूरी है? लिस्टिंग करनी होगी तो बहरहाल आप करिए, नगर अगर लिस्टिंग नहीं करनी तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट रूल्स के तहत जो है वो एक तरीकाकार सिखाया जाएगा कि पब्लिक ऑफरिंग करिए, मगर बगैर लिस्टिंग के जो है वो पब्लिक ऑफरिंग करिए। अच्छा, फिर इसके अलावा सेक्शन नंबर 83 से कनेक्टेड जो है ये फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशन 2020 है, जिसके में अंदर ये समझाया जाएगा कि जब कंपनी एक मर्तबा अपने शेयर कैपिटल को जारी कर देती है तो बाद में राइट इशू, बोनस इशू या फिर एक प्लांट एंड मशीनरी के एवज में शेयर इशू करने हैं, एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करने हैं, तो उसके लिए किस तरीके से आगे बढ़े। सिक्योरिटीज एक्ट 2015 ये बेसिकली जो है वो प्रोस्पेक्टस बनाने की तरकीब आपको बताएगा। प्रोस्पेक्टस बताने की तरकीब के साथ साथ इसमें और ज़िमनी मैटर्स भी डिस्कस हो रहे हैं जो कि डायरेक्टली किसी सेक्शन से कनेक्ट तो नहीं हो रहे, कि किसी लिस्टेड कंपनी की टेक ओवर कैसे करनी चाहिए। फिर इसके अलावा ये कि अगर आपको जो है वो कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिकली रिलीज नहीं हुई है, तो उसकी बेस पे आप ट्रेडिंग ना कीजिएगा शेयर्स की, जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सिक्योरिटीज एक्ट में कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली किसी सेक्शन से खैर कनेक्ट तो नहीं होती हैं, मगर ये के बहरहाल मुख्तलिफ सेक्शन के साथ मिला के इसके बारे में बातें पढ़ाई जाएंगी। फिर इसके अलावा PSX रूल बुक जो है वो बहरहाल लिस्टेड कंपनियों के ऊपर अप्लीकेबल है। उसका चैप्टर नंबर 5 जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रूल्स मिलेंगे जो कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ सेक्शन के साथ कनेक्ट करके पढ़ा रहूँगा। अगेन किसी एक सेक्शन के साथ ये कनेक्टेड जो है वो PSX रूल बुक नहीं है। बाईबैक ऑफ शेयर रूल्स रेगुलेशन 2019 सेक्शन नंबर 88 के अंदर ये कहा गया है कि अगर जो है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर से अपने शेयर रीपरचेज करने जाए तो उस सूरत हाल में इजाज़त है, मगर कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। वो रेगुलेशंस क्या हैं? वो बाईबैक रेगुलेशन 2019 है जो सीरियल नंबर 12 में आपको इंशाल्लाह पढ़ाई जाएंगे। फिर इसके बाद ये जो अभी मैंने सिक्योरिटीज एक्ट के अंदर आपको बातचीत की कि टेक ओवर होती है लिस्टेड कंपनियों की, नई मैनेजमेंट पुरानी मैनेजमेंट्स को एग्जिट दे देती है और खुद स्टेप इन हो जाती है, तो इसको सिक्योरिटीज एक्ट में सरसरी तौर पे डिस्कस किया गया है और इसके रिलेटेड रेगुलेशन अलग से बनाए गए हैं जो कि 13 नंबर के अंदर मैंने लिखे हैं।
पब्लिक ऑफरिंग एक बहुत बड़ा जखीम जो है वो टॉपिक है हमारे सिलेबस का। और तकरीबन 10 से 15 नंबर हर दफ़ा इसके बारे में जो है वो कवरेज हो जाती है। तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एरिया है, मगर थोड़ा सा लेंदी है। पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस के अंदर आप ये सीखोगे कि एक पब्लिक कंपनी अपनी पब्लिक ऑफरिंग करके अपने आप को लिस्टिंग कैसे करवाती है। अभी मैंने आपसे अर्ज की थी कि पब्लिक ऑफरिंग करनी है मगर लिस्टिंग नहीं करानी तो प्राइवेट प्लेसमेंट में चले जाइएगा, मगर लिस्टिंग करानी हो तो फिर उस सूरत हाल में पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस को पढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट प्लेसमेंट में तो मामूली सी चीज़ें हैं, आधे घंटे में पढ़ाई हो जाती है, मगर पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशन में तो कोई 8-10 क्लासें लग जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद लिस्टेड कंपनी के अंदर और एनबीएफसी के अंदर और पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर, इन तीन कंपनियों के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रखना जरूरी है। 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, इसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, इसके बारे में ये रेगुलेशंस हैं, ये पढ़ा जाएगा। ये सेक्शन नंबर 166 से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ सेक्शन से कनेक्ट होने वाले ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको कहते हैं कंपनीज रेगुलेशन 2024। मगर इसमें अल्लाह ने हमारे लिए एक थोड़ी सी आसानी रख दी है कि आई कैप के जहन में ये डाल दिया कि पूरा रेगुलेशन नहीं डाला, बाकी अदरवाइज ये पूरे रेगुलेशन तो इतने हैं कि जितने के कंपनीज एक जैसी साइज हो जाए। तो बहरहाल ये पूरे रेगुलेशन नहीं है, इसके अंदर सिलेक्टेड रेगुलेशंस हैं जो कि यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये वाला तरतीब जो है हमारा इस तरीके से मामला होगा कि कंपनीज एक्ट जो है वो हम पढ़ रहे होंगे, और कंपनीज एक्ट के साथ जो रिलेटेड जो है वो नीचे जो मैंने सीरियल नंबर 2, 3, 4, 5, 6 लेते हुए जो है वो नीचे तक जो है यानी 16 नंबर तक चीजें लिखी हैं, ये साथ में मैं कनेक्ट करता रहूंगा तो फिर जाके ये मैटर जो है वो निपटेगा। अब इसमें 35 से 40 नंबर के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए इतना सारा टाइम लगाना वो इसलिए भी ज़रूरी है कि 35 से 40 नंबर तो यहाँ के, और मजीद ये कि ये फाउंडेशन है, ये ग्रास रूट है फॉर रेस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट्स विद ऑफ द सिलेबस। इसके अंदर बहरहाल एक सहूलत हमें ये है कि पास पेपर के ट्रेंड को अगर हम देखें तो हमें ये महसूस होता है कि ये जो पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस हैं, ये और इसके अलावा फर्दर इशू ऑफ शेयर्स रेगुलेशंस, ये और ये जो टेक ओवर वाला रेगुलेशन है, ये अगर हम जो है वो अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह 20 नंबर तो इधर से ही पूरे हो जाते हैं। तो 40 नंबर या 35 नंबर जो भी इसके आने वाले हैं इंशाल्लाह, तो उसके अंदर जो है वो हमारे 20 नंबर तो इन तीन एरिया से ही पूरे हो जाएंगे। मगर एक बहरहाल अच्छे तरीके से सारी पढ़ाई करेंगे ताकि जो है वो रेस्ट ऑफ द सेगमेंट्स के ऊपर भी हमें उबूर हासिल हो जाए। एक एक सेक्शन उठाते जाना है, उसके साथ रिलेटेड जो है वो चीज़ें कनेक्ट करनी जानी है। इसका कोई फार्मूला नहीं है कि किसके साथ क्या कनेक्ट होगा। ये अल्लाह का शुक्र है ओवर द इयर्स जो हमने तजुर्बा डेवलप किया है उसके ऊपर हमें एक थोड़ी सी फोरकास्टिंग की इजाज़त होती है। हम उसकी बेस पे एक फ्यूचरिस्टिक व्यू डेवलप करते हैं कि इस सेक्शन के साथ ये वाला रेगुलेशन और इसका ये मसाला बना के इसका ये सवाल बन सकता है। इस तरीके से हम आपको जो है वो पढ़ा रहे होते हैं। तो इसका कोई एज सच हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं डिजाइन हो सकेगा कि इस सेक्शन के साथ ये ही रेगुलेशन कनेक्ट होना चाहिए। पूरी सिचुएशन बना के एक पूरी फोरकास्टिंग करके आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाती है हर अटेम्प में। मैं तो लाइव क्लासेस लेता ही इसीलिए हूँ कि आप देखते हैं कि पिछली अटेम्प के मुकाबले में जो है वो बहरहाल इस अटेम्प में पेपर, हालांकि सिलेबस वही मगर पेपर डिफरेंट, तो इसी तरीके से पढ़ाई भी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमने बहरहाल जो है वो एक तरीके से इसको लेके चलना हुआ है, वो मेरे तरफ से छोड़ दीजिएगा कि किससे क्या कनेक्ट होगा। मगर ये कि बहरहाल आप इसके ऊपर चौकन्ने रहिए कि पूरा का पूरा एक्ट जो है वो आपको काबू में लेना है। अच्छा, अब दूसरा मामला, ये दूसरा एरिया जो है ये कहलाता है मेडिएशन आर्बिट्रेशन मिसमैनेजमेंट। कंपनी के अंदर जो डिस्प्यूट्स होते हैं, यहाँ पे इसको उन्होंने डिस्प्यूट्स की बजाय मिसमैनेजमेंट का वर्ड यूज़ किया है। तो कंपनीज के अंदर जो है वो डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कंपनी के मैनेजमेंट ने एक काम किया, कंपनी के शेयर होल्डर कुछ और चाहते थे, कंपनी के क्रेडिटर्स कुछ और चाहते थे, कंपनी के सप्लायर के साथ कोई कंपनी की जो है वो मार्केटिंग टीम का कोई डिस्प्यूट हो गया वगैरह वगैरह। तो कंपनी के अंदर जो है वो जो मुख्तलिफ किस्म के डिस्प्यूट्स होते हैं, इस डिस्प्यूट्स के लिए कॉरपोरेट लॉ ने हमें सजेस्ट किया हुआ है कि हर चीज़ के लिए कोर्ट के पास जाने के बजाय आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कोई ऑल्टरनेट टू कोर्ट सिस्टम डिज़ाइन कर लें। इसको कहते हैं आर्बिट्रेशन या मेडिएशन का सिस्टम। इसको कहते हैं कि सिविल मैटर्स को आउटसाइड द कोर्ट लीगल प्रोसेस से सॉल्व करना।
सिविल मैटर्स वो जिसमें स्टेट जो है कोई क्राइम एस्टेब्लिश नहीं करती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपने कस्टमर को कोई चीज़ सप्लाई की, वो सप्लाई करते वक्त जो ड्यू डेट थी सप्लाई करने की या सेल करने की, उसके ऊपर 2 दिन आपने डिले कर दिया डिलीवर करने में, या डिलीवर करते वक्त पैकिंग की जो आपने तयशुदा शर्त थी कि इस पैकिंग में होगा, इस तरीके से होगा, इस कार्टन के अंदर होगा, वो आपने पूरा नहीं किया, इसके ऊपर डिस्प्यूट आ गए। अब ये चीज़ जो है कोई क्राइम तो नहीं है, मगर एक कॉन्ट्रेक्चुअल जो है वो डिसऑर्डर तो है। अब इस कॉन्ट्रेक्चुअल डिसऑर्डर को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाओ, उसमें वकीलों के खर्चे, फिर टाइम कंजम्पशन, फिर उसके ऊपर जाहिर बात है आपको मालूम है कि कॉर्पोरेट लॉ के अंदर जो डिस्क्लोजर्स की बातचीत है उसके अंदर कंटीजेंसीज के अंदर इसके सारे जो है वो डिस्क्लोजर्स, उसके ऊपर फिर जो है एक कियोस्क क्रिएट हो जाए अगर लिस्टेड कंपनी हो कि पब्लिक को इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंटीजेंसी के नोट्स, तो नॉर्मली जो है हमें लीगल डिस्प्यूट्स को अवॉइड करना चाहिए। तो लीगल डिस्प्यूट्स को अब होते हैं, क्या करें, अब उसके ऊपर वो सिविल मैटर है, तो बजाय इसके इसको आप कोर्ट में ले जाके लंबी लंबी कंटीजेंसीज के मैटर्स को लेके चलें, आप इसको मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और मिसमैनेजमेंट के एरिया के अंदर जाके इसके रिलेवेंट सेक्शंस पढ़ के उसके तहत जो है वो आउटसाइड द कोर्ट सेटल करवा लें। उसमें एक मीडिएटर या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना पड़ता है, किस तरीके से होगा, कौन होगा, इसका फैसला किस तरीके से लिखा जाएगा, इसकी फीसें कौन भरेगा, ये सारी बातें इंशाल्लाह टाइम पे आपको सिखा दी जाएंगी। फिर इसके अलावा इसके अंदर जो है वो मेडिएशन, आर्बिट्रेशन और मिसमैनेजमेंट के ऊपर आपको सेक्शन 276 से 292 के सेक्शंस मिलेंगे। फिर इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट आपको और पढ़ने हैं, बल्कि 2 लॉ पढ़ने हैं। एक का नाम है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 और एक का नाम है कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018। ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 के साथ इसके रिलेटेड रूल्स हैं जो कि 2019 के रूल्स कहलाते हैं, और कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 के साथ जो है वो कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन रेगुलेशन 2019 हैं। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस इन दोनों एक्ट के साथ पढ़ के ये भी बहरहाल इसी मैटर से ताना बाना बनता है कि भाई ये मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन। अब ये बताऊं मैं आपको क्या होता है कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट में। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट में एक आइडिया फ्लोट किया गया है, खैर अभी तक उसको इतनी परवान तो नहीं मिली, इतनी तरक्की तो नहीं मिली, मगर एक बार कॉन्सेप्ट ये फ्लोट किया गया है कि अगर आप कॉर्पोरेट लॉ के माहिर हैं, आप कॉर्पोरेट लॉ के माहिर हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ के माहिर होने के ऊपर आप जो है वो बेसिकली कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज बनाइए, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाई है जो लोगों को ये सर्विसेज मुहैया करेंगे कि हम आपकी कंपनी की रीडिंग कर देंगे, यानी हम आपकी बैलेंस शीट को, शेयर कैपिटल बढ़ाएंगे, शेयर कैपिटल घटाएंगे, शेयर होल्डर को लेके आएंगे, पुराने शेयर होल्डर को फारिग करेंगे। पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है इस लॉ में कि किस तरीके से ये रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। मगर रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के लिए आपको पहले रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट 2016 के तहत अपने कवायद पूरे करने होंगे। इसके अंदर एक सीआरसी कंपनी बनेगी जो लोगों को ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगी कि आपकी कंपनी के अंदर अगर मामलात खराब चल रहे हैं, यानी मिस मैनेजमेंट वगैरह के सिचुएशंस हैं, तो आप हमारे से आके सही करवा लीजिए। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं कि ये बेसिकली जैसे इंसानों के केस में सर्जरी या बाईपास होता है, ये कॉरपोरेट अफेयर्स की सर्जरी और बाईपास कर देते हैं सीआरसी कंपनीज, और ये सीआरसी कंपनीज की फंक्शनिंग, उसका बनना, ये सारा इस लॉ के तहत होगा। अच्छा, फिर मजीद ये कि जैसे वक्त गुजरा तो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज एक्ट, मैंने तो कहा कि इतनी ज़्यादा तरक्की तो हासिल नहीं कर सका, इतना पॉपुलर तो नहीं हो सका, तो इन्होंने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का एक और काम भी डिज़ाइन किया है। वो डिज़ाइन किया है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर में ओवर ड्यू अमाउंट्स हो जाते हैं, यानी कि बैंक्स और एनबीएफसीज वगैरह, उसमें ओवर ड्यू रिसीवेबल्स हो जाते हैं। तो ओवर ड्यू रिसीवेबल्स को आपको शायद आइडिया होगा, उसको प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के तहत क्लासिफाई किया जाता है ओईएम, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। जो 1 साल से जायद का ओवरड्यू हो जाता है उसको लॉस कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनीज का एक काम ये भी होता है कि वो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों को ये ऑफर करते हैं कि आपके जो ओवरड्यू रिसीवेबल्स हैं उसको हम आपसे खरीद लेते हैं, यानी शायद उसमें 1 बिलियन रुपीज का रिसीवेबल होगा, तो ये जो है वो 0.5 बिलियन में इसको खरीद लेंगे। खरीद के क्या करेंगे, ये तो अपने आप को बहुत माहिर समझते हैं कि हम जो है वो चीज़ों को सही कर लेंगे, तो फिर ये उसकी रिकवरी करेंगे। और रिकवरी जाहिर बात है 1 अरब रुपए का अमाउंट है और आपने आधी प्राइस में खरीदा है, तो जो भी 1 अरब और आधी प्राइस के दरमियान में आपकी एक्सेस रिकवरी हो जाती है, वही आपका गेन और सर्वाइवल पॉइंट होता है। बहरहाल अगेन
प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इतने ज्यादा इसके ट्रांजैक्शन नहीं देखे होंगे, मगर बहरहाल सुनगुन होनी शुरू हो गई है, काम होना शुरू हो गया है। अच्छा, एक है कॉर्पोरेट रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018। कंपनीज एक्ट में ये भी जो है वो काम किया गया है कि भाई बजाय इसके कि आप कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज के पास जाके अपनी कंपनियों को रीस्ट्रक्चर कराना शुरू कर दें मामला खराब होने के मामले में, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रिहेबिलिटेशन करवाएं। पिछली दफ़ा जो लास्ट अटेम्प्ट थी उसके अंदर पहला क्वेश्चन यही था कि सिनेरियो खराब वाला था, उसके अंदर कहा गया कि भाई करना क्या चाहिए, तो उसमें दोनों लिखना चाहिए था कि रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी के पास जाके रीस्ट्रक्चरिंग भी करा सकते हैं और रिहेबिलिटेशन भी करा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन कहाँ से होती है? रिहेबिलिटेशन होती है कोर्ट से। कोर्ट के पास जाके हम ये कहेंगे कि हमारी कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कंडीशन में है, आप इसकी रिहेबिलिटेशन कर दें। रिहेबिलिटेशन का मतलब अगेन वही होगा कि एक सर्जरी और बाईपास सी कर दी जाएगी, कॉर्पोरेट लॉ के मुख्तलिफ प्रोविजंस को यूज करके इसको जिंदा और ताज़ा दम करने की कोशिश की जाएगी। किसको? उस कंपनी को जिसके फाइनेंशियल डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, रिहेबिलिटेशन जैसे लास्ट अटेम्प्ट की अगर बात निकली है, तो रिहेबिलिटेशन जो है वो दो सेक्शंस के, दो प्रोसीजर के थ्रू होता है। एक कंपनीज एक्ट का सेक्शन 292 है, और एक ये रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 है। अच्छा, तो सेक्शन नंबर 292 है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए डील करता है। पब्लिक सेक्टर कंपनी आपको मैं अभी आप रफली रिहेबिलिटेशन के लिए 292 डील करता है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट एंटिटी आ सकती है, 292 में भी खड़ी हो सकती है। मगर अगर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हो तो उस सूरत हाल में उसके लिए 292 में फैसला दाखिला बंद है। वो रिहेबिलिटेशन कमेटी के थ्रू रिहेबिलिटेशन होती है, निस्बतन आसान है, मगर वो सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटी ही करा सकेगी। बाकी अदरवाइज जो है वो हमें रिहेबिलिटेशन अगर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी का कराना है तो हमें यहाँ पे इसी एक्ट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे रिहेबिलिटेशन जो करानी पड़ती है ये कोर्ट से करानी पड़ेगी। कोर्ट कैसे इसमें अपने काम को करेगा, इंशाल्लाह पूरा इस लॉ के अंदर पढ़ा जाएगा। तो लास्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया था, जो बच्चे लास्ट टाइम में अपियर हुए थे, उनके लिए जो है वो रोशनी डाल रहा हूँ कि अभी तक तो आईकेप का खैर सजेस्टेड आंसर नहीं आया, मगर इंशाल्लाह आप देखिएगा उसमें रिहेबिलिटेशन के पॉइंट को दोनों एंगल से कवर करना था, 292 और यहाँ से, और फिर 292 को फर्दर डिस्कस नहीं करना था, बस ये कह के छोड़ देना था कि हमें गिवन कंपनी जो दी गई है वो चूंकि पब्लिक सेक्टर नहीं है, तो 292 के तहत हम रिहेबिलिटेशन नहीं करेंगे, बल्कि जो है वो सीरियल नंबर 3 यानी को रिहेबिलिटेशन एक्ट 2018 के तहत करेंगे। अच्छा, कोई भी पाकिस्तान में कानून होता है तो अक्सर और बेशतर कानून के साथ आपको मिलता है एक्ट होता है, और उसके साथ रूल्स होते हैं। एक्ट होता है, उसके साथ रेगुलेशन होते हैं। असल में एक्ट और रेगुलेशन का क्या जो है वो रिलेटेड मामला होता है। जैसे यहाँ पे भी आपने कंपनीज एक्ट देखा और इसके साथ इतने सारे रेगुलेशन है। असल में एक्ट जो है वो ये कहता है कि व्हाट टू डू, क्या करना है आपको, और जो है वो रेगुलेशंस या रूल्स ये कहते हैं कि हाउ टू डू, यानी जो व्हाट टू डू में जो आपको कार्रवाई करनी है उसकी निभाना कैसे होगा, उसके लिए प्रोसीड कैसे करना होगा, उसकी अकम्पलिशमेंट कैसे करनी होगी, यानी हाउ टू डू के बारे में रोशनी जो है वो रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू डाली जाती है। तो यहाँ पे भी ये एक जो रिस्ट्रक्चरिंग एक्ट है, इसको इस रूल से मिला के पढ़ेंगे तो रिक्वायरमेंट के साथ रिक्वायरमेंट की इम्प्लीमेंटेशन समझ में आएगी। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन एक्ट के साथ जो है हम रिहेबिलिटेशन एक्ट के रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो हमें जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन नजर आएगी, समझ आएगी। ये है 10 से 15 नंबर का एरिया। तीसरे नंबर पे हमारा एरिया है वो है स्पेशलाइज कॉर्पोरेट लॉस का। ये जो है बहुत 10 से 15 नंबर का एरिया है, बहुत आसान है। इसमें तीन फाइनेंशियल सेक्टर्स की एंटिटीज हमें देखनी है। एक है एनबीएफसी, एक है इंश्योरेंस, और एक है बैंक। अच्छा, अब एनबीएफसी के लिए हमारे पास तीन डॉक्यूमेंट्स है, 1 2 3, ये तीनों एनबीएफसी से मुतालिक है। पहले वाले सीरियल नंबर 1 में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। देखिए, कंपनीज एक्ट 2017 जो है इस वक्त हमारे मुल्क का कॉर्पोरेट लॉ है, मगर ये कि एनबीएफसी के बारे में कंपनीज एक्ट में कोई कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अब लोग सरप्राइज के ऐसा कैसे हो गया कि यार कंपनीज एक्ट में एनबीएफसी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो एनबीएफसी पाकिस्तान में इतनी सारी हैं, क्या होगा? तो फिर कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 509 में ये लिखा हुआ है कि भाई पुराना जो लॉ था जिसका नाम है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जिसको आज रिपील लॉ बोला जाता है, इस लॉ के अंदर सेक्शन नंबर 282 ए से लेकर 282 एन तक के जो सेक्शंस हैं जो एनबीएफसी के मैटर्स को डील करते हैं, वो आज भी सरवाइव करेंगे, वो आज भी जिंदा रहेंगे।
तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 तो खत्म हुआ, मगर उसके 282 ए से 282 एन आज भी पढ़े जाते हैं। और ये जो है वो बेसिकली हमारे पढ़ाई के अंदर ये कहलाते हैं कि रिपील लॉ के ये सर्वाइविंग प्रोविजंस हैं, जो कि हम एनबीएफसी के लिए अप्लाई करेंगे। जब फिर इसके अलावा एनबीएफसी का कॉन्सेप्ट इन सेक्शंस में, फिर एनबीएफसी के मामलात के बारे में कुछ रूल्स भी हैं, कुछ रेगुलेशंस भी हैं। तो ये सिलेक्टेड रूल्स और रेगुलेशंस जिसके नंबर मैंने ये लिखे हुए हैं, ये हमारे सिलेबस का पार्ट हैं, जो इन्हीं सेक्शंस के साथ मिला के पढ़े जाएंगे। इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस पढ़ना है, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के साथ एक इंश्योरेंस रूल्स भी हैं, मगर वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस में भी ये सिलेक्टेड सेक्शंस हैं। मैंने बहरहाल बाज़ औक़ात इस पढ़ाई के अंदर, यानी कि इंश्योरेंस और बैंक के अंदर, शायद कुछ बातें ज़्यादा भी कहनी है। यानी मुझे तसल्ली नहीं होती है इन सेक्शंस के ऊपर बात करते हुए, कुछ थोड़ा बहुत और ज़्यादा भी कह दूंगा। तो आपको अगर बोझ महसूस हो तो आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। बाकी अदरवाइज जो है वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के अंदर थोड़ी सी बातचीत हम बियॉन्ड दी सिलेबस भी कर रहे होंगे, वरना बात सही समझ में नहीं आती है। तो ये सेक्शंस वो हैं जो कि सिलेबस में लिखे हुए हैं। बैंकिंग में भी ये है कि भाई जो है वो ये सेक्शंस हमें पढ़ने जून 2025 में। अब इसके बाद जो है वो इस अटेम्प्ट में दिसंबर 2025 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। तो बैंकिंग ऑर्डिनेंस बहरहाल जो है वो वाला 1962 का, मगर जो कि बहरहाल जो है वो 2024 के अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो अमेंड हुआ है। और ये जो है वो 2025 की अटेम्प्ट में भी बहरहाल पढ़ा गया था। अच्छा, अब ये तीन फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज को यहाँ पे कवर करने के बाद, अब जो आखिरी एरिया रहता है सिलेबस का, जो 30 से 40 नंबर का है, इसके अंदर जो है वो इन्होंने ये किया हुआ है कि मुख्तलिफ लॉस उल्डो हैं तो कॉर्पोरेट लॉ से, मगर एक बहरहाल इसका डायरेक्टली जो है वो कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन से लिंक नहीं बन रहा। तो इस वजह से इन्होंने इसको अदर रिलीवेंट लॉस के नाम से पुकारा हुआ है, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ये वो जगह होती है जहाँ पे फॉरेन करेंसी में लेना देना हो। जितनी जगहों पे फॉरेन करेंसी का लेना देना होता है, सब तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके लिए सिर्फ चैप्टर 19 और 20 हमें पढ़ना है। 19 जो है वो है बेसिकली लोन से मुतालिक, कि फॉरेन करेंसी लोन ले तो किस तरीके से मामला चलेगा। और 20 से मुतालिक है सिक्योरिटी से। सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि अगर कोई फॉरेनर्स पाकिस्तान में सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, या पाकिस्तानी ऑफशोर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा। तकरीबन तकरीबन ये कंफर्म है कि हर अटेम्प्ट में इसके ऊपर तो सवाल जरूर होता है। लास्ट अटेम्प्ट में भी था, इससे पहले भी था। तो दिस इज वन ऑफ द एरिया विद इन 30 to 40 मार्क्स के आप इसके ऊपर 5 नंबर कम से कम जो है वो बहरहाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपटीशन एक्ट, ये कानून पाकिस्तान में कंपटीशन को रिस्टोर करने के लिए, पाकिस्तान में बहरहाल जखीरा अंदोजी या फिर एक जो है वो, कहने को तो ये कि मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली बहरहाल जो है वो कारोबारी मामलात में हम देखते हैं लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, कार्टलाइजेशन करते हैं, किसी नए मार्केट में किसी नए प्लेयर को आने नहीं देते वगैरह। तो ये कानून ये चीज़ों के लिए बना है कि मार्केट में अफेक्टिव कंपटीशन होना चाहिए, एंट्री के ऊपर बैरियर्स नहीं होने चाहिए। अफेक्टिव कंपटीशन होगा, एंट्री के ऊपर बैरियर्स नहीं होगा, तो इससे टैलेंट प्रोमोट होगा। कंपटीशन होगा तो प्राइसेस में रैशनलाइजेशन होगी। जखीरा अंदाजी होती है तो आपको मालूम है कि उसमें फिर प्राइसेस जो है वो सप्लायर की मर्जी की होती हैं। मगर एक है जब जो है वो मार्केट में कंपटीशन होगा तो फिर जो है वो बायर की डोमिनेंस हो जाती है, सेलर की डोमिनेंस नहीं होती है। तो लो चाहता है, और असल मार्केटों का नॉर्म होना भी यही चाहिए कि बायर की डोमिनेंस होनी चाहिए बजाय इसके कि सेलर की। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग आपने कैफ लेवल पे भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है कि ब्लैक इनकम को वाइट इनकम में कन्वर्ट करने के जो हथकंडे तरीकाकार होते हैं उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग के सदे आपके लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, सही तौर पे पढ़ा है, यहाँ पे इन्होंने पूरा आपके सिलेबस के अंदर डाल दिया है। ऊपर वाले दोनों एरिया तो आप देखें 19 और 20 डाला है, यहाँ पे चैप्टर 1 और 2 डाला है, यहाँ पे इन्होंने ये पूरा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डाल दिया है, जो कि काफी एक लेंथी जो है वो डॉक्यूमेंट है।
हाँ, मगर इसके साथ जो रिलेटेड दो रेगुलेशंस हैं वो ब्रीफली उन्होंने डाले हैं। एक एएमएल रेगुलेशन 2015 है, उसका रेगुलेशन 4, 5 और 7 है। और एक एएमएल रेगुलेशन 2020 है, जिनका चैप्टर 1 और 2 है। आपके लिए सिलेबस के अंदर जो है वो जो है उसकी असल निशानी ये है कि आपके कॉम्पेंडियम में क्या है। कॉम्पेंडियम नॉर्मली जो है वो मुझसे रिव्यूड होते हैं, तो बहरहाल जो है वो कॉम्पेंडियम जो है कम व बेश, कभी कभी कोई मिस्टेक हो, कोई मसला हो, तो बहरहाल अदरवाइज कंपेंडियम ही जो है वही बस आपका सिलेबस है। तो अगर आपको ये चीज़ें याद रखने की सच कोई ज़रूरत नहीं है कि ये रेगुलेशन होता है और ये रेगुलेशन नहीं होगा, बस कॉम्पेंडियम आपके पास है, एग्जाम में भी कॉम्पेंडियम आपके एक्सेस में होगा। यही कॉम्पेंडियम में जो चीज़ें लिखी हुई है बस वही आपका सिलेबस है। अच्छा, फिर मैंने आपको अभी अर्ज की थी कि जो येलो हाईलाइटेड है वो हमारे सिलेबस में ऐसी चीज है जो कि बजट, जो कि जो है वो बेसिकली चेंजेस हैं दिसंबर 2025 के लिए। तो लिस्टेड कंपनीज कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स आई हैं, तो वो बहरहाल आपके सिलेबस का पार्ट है। फिर इसके अलावा पब्लिक सेक्टर कंपनी, अभी आपको सिखाते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है। इसके लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 है, ये आपका जो है वो सिलेबस का एक एरिया। फिर ये जो ऑनलाइन पेमेंटें वगैरह होती हैं जिसको हम जेएस कैश या वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट्स या पेपाल की पेमेंट्स वगैरह, ये एक निज़ाम के तहत, एक डॉक्यूमेंट के तहत होती हैं जिसको कहते हैं पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। ये ब्रीफली आपके सिलेबस में है 2, 4, 5, 8, 14 और 18। थोड़ा ब्रीफली आपने इसको कैफ लेवल पे भी पढ़ा है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी। अच्छा, इसके अलावा आई कैप का कोड ऑफ एथिक्स, हालांकि ऑडिट में पूछा जाता तो ज़्यादा बेहतर है, मगर इसका चैप्टर 1 या पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपके सिलेबस का पार्ट डाला गया है। अच्छा, अब एक दो सवालात मैं ले लूं। सर, लो 6 मंथ्स का कोर्स है या 1 ईयर्स का? लो असदुल्ला, हम तो जो है वो 4.5 महीने में ख़त्म करते हैं। मतलब हम जो है वो, अल्लाह का शुक्र है कि अभी आज जून में हम शुरू कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह अक्टूबर के लास्ट वीक में इसको ख़त्म कर देंगे। तो आप मज़े से जो है वो नवंबर का महीना और जो है वो अक्टूबर का लास्ट वीक, यानी कि 5 to 6 वीक जो है, इस दफ़ा तो अब अगली अटेम्प्ट के लिए आपको मालूम है कि शायद सेकंड लास्ट या लास्ट पेपर है कॉर्पोरेट लॉ का, तो आपके पास जो है वो 6 हफ्ते आराम से होंगे। तो इस तरीके से इसकी पढ़ाई की जाती है। तो 1 साल तक आप क्या करते रहेंगे, मतलब ये 6 महीने में आराम से ये कवर हो जाता है। फिर जिन बच्चों की अटेम्प्ट जो है वो अगले साल यानी कि दिसंबर के बजाय जो है वो जून 2026 में है, तो वो फिर इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा रिवाइज करके और अच्छा करेंगे, गोल्ड मेडल को टारगेट कीजिएगा। सर, कैन वी टेक जून 2025 लेक्चर्स लाइक द रिकॉर्डेड वंस? यस, बिल्कुल। उसमें ये होता है कि आप, अगर आप रिकॉर्डेड ले लेते हैं तो आपके पास जो है वो हैंडी हो जाता है, हमारा ये कहना है। बल्कि आपके साथियों ने हमें बताया कि अगर हम 8 मुसलसल दिन जो है वो हमारे लेक्चर्स के ऊपर लगा दें, तो वो माशाल्लाह इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने पैटर्न के ऊपर, चूंकि इतने साल पढ़ाते रहे हैं, तो जाहिर बात है पैटर्नाइज तो हो ही जाएगा। तो इतने पैटर्नाइज वे में है कि अगर आप 8 मुसलसल दिन इसके ऊपर लगा सके, मगर सवाल यही है कि 8 मुसलसल दिन लगाएंगे कैसे, वो बहरहाल आपका काम है कि कहाँ से टाइम निकालेंगे। 8 मुसलसल दिन लगा दें और उसको, एक दिन को आप 8 से 12 घंटे के अंदर पैराए में लेके आ जाएं, तो इंशाल्लाह आपका ये 8 दिनों के अंदर पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड अप्रोच जो आपके साथियों ने की है। तो आप चाहें तो आप भी ये रिकॉर्डिंग वाले सिनेरियो के अंदर जा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा आपने ये कहा कि भाई जो है वो अगर चेंजेस आ गई तो क्या होगा, तो भाई जून 2025 और दिसंबर 2025 में जो चेंजेस आएंगी वो मैंने आपको बताई कि दो तो चेंजेस आई हैं मेजर, जो पोस्टल बैलेट रेगुलेशन में और कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है, वो बिल्कुल आपको मुहैया कर दी जाएंगी। मजीद आई कि अपने कुछ अनाउंस की तो वो भी मुहैया कर दी जाएंगी। याद तो कुछ नहीं करना पड़ता। नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई याद नहीं करना पड़ता। और इसको याद कैसे कोई कर सकता है, इतना बड़ा जो है वो लो, इसको आप कैसे याद करोगे। और जो है वो, हम जिस दौर से गुजरे हुए हैं, जब हम आपकी तरह होते थे, तो हमारे पास तो ना मोबाइल फोन होते थे ना लैपटॉप होते थे। हम तो फर्म में भी जो है वो बेसिकली अकाउंट्स को भी टाइपराइटर पे टाइप करते थे। तो उस जमाने में हमारा हाफजा काफी, अल्लाह का शुक्र है, स्ट्रांग होता था, क्योंकि चीज
याद रखने की हमें आदत थी। अब आपके पास हर चीज़ लैपटॉप पे है, मोबाइल फ़ोन पे है, तो आप लोगों को याद करने की मश्क भी ख़त्म हो गई है। तो अब आप याद करना भी चाहेंगे तो आपसे होगा नहीं। और इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए आईकेप ने जो है वो 5 साल पहले ये फैसला किया कि ओपन बुक एग्जामिनेशन कर दिया जाए। वरना अदरवाइज थी, पहले तो ओपन बुक नहीं होता था। तो ओपन बुक किया ही इसीलिए है कि आपको याद होता नहीं है, और याद करने जाते हैं तो उसमें फिर आदमी बीमार हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा जो है वो मामला हो जाता है। तो आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। और कम से कम बहरहाल ये तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपको लो की इतनी दस्तरस हो कि जो एग्जाम में सवाल आया आपको पता चले कि भाई ये कौन से टॉपिक से याद भी नहीं करेंगे, और किताबों को आगे पीछे घुमाने की मश्क भी नहीं करेंगे। तो फिर वो सवाल आने के बाद अगर आप किताब उठाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, आपको किताब आगे पीछे करने की मश्क करनी पड़ेगी। बस जहन के अंदर बिठाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, लिखने की पावर इंशाल्लाह मैं आपके डेवलप करा दूंगा। जी जी बिल्कुल, आपने कहा कि अभी आपको जो है वो इतना प्रेशर नहीं है क्लाइंटों के ऊपर जो है, तो आप बिल्कुल वो रिकॉर्डिंग पे ले जाइए और जो है वो उसको 8 दिन में 10 दिन में आप मुकम्मल कीजिए। फिर बाकी आपकी जो जब क्लाइंट का प्रेशर आए तो आप क्लाइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा, या अगर प्रेशर ना आए तो फिर आपकी जो भी मसरूफियात हो, स्विमिंग करते हो आप, या फिर एक जो है वो बैडमिंटन टेनिस या पैडल जो भी आप खेलते हो वो 12 स्पोर्ट्स कीजिएगा। आपका अगर जो है वो इबादत वगैरह का रुझान हो तो उधर अपना वक्त कंज्यूम कीजिएगा, वो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, फिर अब एक और सवाल पूछ रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी बुक्स परचेज करनी चाहिए। देखिए अपना असदुल्ला, ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें आई कैप को रिस्पॉन्ड करना है। एक बात कंफर्म है, इंशाल्लाह कयामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेंगे कि आपने कॉर्पोरेट लॉ के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। ये तो अल्लाह ने हमसे पूछना है कि ज़िंदगी कैसे गुजारी, जवानी कैसे गुजारी, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ से खर्च, कहाँ पे खर्च किया, और जो है वो आपने जो इल्म हासिल किया उसके ऊपर कितना अमल किया। यानी कि दो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मुतालिक सवाल हैं, दो टाइम मैनेजमेंट से मुतालिक सवाल हैं, और एक जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट से मुतालिक। मगर इस सवालात में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेपर रिलीज कर दिया है, इसके अंदर ये कहीं भी नहीं है कि कोई आपसे ये पूछ रहा होगा कयामत के दिन कि भाई बताइएगा कॉर्पोरेट लॉ के आपने या टैक्सेशन का जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट है उसके लिए आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं। यहाँ पे तो बस वही किताब पढ़ेंगे जो आईकेप ने कही है। हमें अल्लाह ने ये फ़राइज़ या मनसबी जो है वो सौंपा है कि हम जो है वो आई कैप के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की ही जो है वो बेसिकली मर्जी थी तो ही हम इस बात के ऊपर आए हैं कि हमने एग्ज़ाम दिए। वो बहरहाल अल्लाह ने मुझे टीचर बनाया और आपको स्टूडेंट बनाया। तो अब हम इसके ऊपर वो काम करेंगे जो आई कैप हमसे जो है वो डिमांड कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि भाई आपको कॉम्पेंडियम पढ़ना है, और वो कॉम्पेंडियम के साथ उसने आपको एक क्वेश्चन बैंक दी है। उस क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है वो सवालात हैं, और अफेक्टिवली वो 5 पेपर के सवालात हैं जो इन्होंने पैटर्नाइज कर दी हैं विद द चेंज लो। तो बस उसको कर लीजिए और चले जाइए। इधर उधर की ये किताबें खरीद के भारत किसी पब्लिशर को आप खुश तो कर देंगे, मगर आप अपने ऊपर अननेसेसरी बोझ ले लेंगे। ना उसकी आई कैप में पजीराई है, ना अल्लाह के पास, तो मैंने आपको बताया कि उसका शायद कोई सवाल है ही नहीं। सर आपका लेक्चर सुन के आपकी सारी बातें नोट करनी हैं, क्योंकि बाद में थोड़ा मैं भूल जाएंगे तो दोबारा लेक्चर तो नहीं ले सकता। अब ये देखो, ये आपकी मैनेजमेंट है। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो जब मैं आप जाहिर बात है हम भी कोई ना कहीं दर्जे की पढ़ाई तो अभी भी करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हैं तो हम भी कहीं ना कहीं लेक्चर लेते हैं, कोई सेमिनार्स होते हैं, कुछ होता है। अब मैं तो बारह ये नोट वोट नहीं करता, मुझे तो अल्लाह का शुक्र है याद रहता है। और मैं तो बारह मेरा सेक्रेटरी है तो उसको मैं जो है वो नोट्स लिखवा देता हूँ दूसरे दिन आके कि भाई इसको नोट्स को लिख लो। और फिर अक्सर और बेशतर मुझे तो खैर ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उन नोट्स को मैं दोबारा देखूँ, मगर एक एक मिनट्स के शॉर्ट शॉर्ट पे जो है वो मैं लिखवा देता हूँ। तो अब ये आप देख लीजिए कि आपको अगर याद नहीं रहता तो बहरहाल आप इसको लिख लीजिए, मगर ये कि लिखने के बाद इस लिखने वाले मैटर को कितनी दफ़ा आप देखेंगे तो आपको याद होगा, ये भी आपको फिर असेस करना पड़ेगा। बेहतर तो ये है एक तवज्जो के साथ मैं हफ्ते में 3 दिन आपके साथ आता हूँ, और कभी कभी हफ्ते में 4 दिन, और इसमें 1 से 1.5 घंटा नेट आपका जो है वो ले रहा होता हूँ। तो इसको अगर आप तवज्जो के साथ मेरे साथ डिप्यूट कर दें तो अल्लाह का शुक्र है, जैसे मुझे याद हो जाता है, अल्लाह ने चाहा मैं अल्लाह से दुआ भी करूंगा कि आप लोगों को भी याद हो जाए। तो अननेसेसरी अपने आप को हम ओवर बर्डन ना करें, और इस हद तक काम करें जिस हद तक हमारी सेहत और हमारी जो है वो काम दोनों जो है वो साथ साथ चलता रहे।
अच्छा, अब हमारी क्लासों का पैटर्न बेसिकली यही है जो आपने माशाल्लाह खुद से शुरू कर दिया। मुझे क्लास के एंड में बताना था कि मैं क्लास के दौरान में आपको बात करने की तो इजाज़त नहीं होती है, क्योंकि उससे फिर जो है वो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। मगर चैट बॉक्स में आप 100 सवाल कीजिए, 150 सवाल कीजिए, बिल्कुल आपको इजाज़त है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उससे बिलोंगिंग क्वेश्चन है तो इमीडिएटली आंसर दे दिया जाता है। उसमें बाज़ औक़ात दूसरे लोगों को उलझन होती है कि यार ये सर उधर की बात क्यों करने लग गए, मगर वो ज़रूरी होता है। उसमें बाज़ औक़ात जो है वो दूसरे लोगों को फ़ायदा ना भी हो मगर मेजोरिटी को फ़ायदा होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि वो सवाल जो है वो टॉपिक से बिलोंगिंग ही नहीं है, या फिर एक ऐसा होता है कि बिलोंगिंग तो है मगर उसका आंसर इतना ज़रूरी नहीं होता है तो उसको एंड के लिए डेफर कर दिया जाता है। बहरहाल जब तक आपके सवालात ख़त्म नहीं होते हैं मैं क्लास को ख़त्म नहीं करता हूँ। आपके सवालात के जवाब दे के ही बहरहाल जो है वो मैं आपसे रुख्सत लूँगा। तो सवालात बिल्कुल आप कीजिएगा, मगर ये कि बहरहाल चैट बॉक्स में करते रहिएगा, इंस्टेंटली भी करते रहिएगा, एंड में भी करते रहिएगा। जब तक आपकी जो है वो चाहत होगी आपके सवालात के जवाबात जो है वो देते रहेंगे। अब ये जो सवालात होते हैं ना, जैसे कि ये किताब से पढूं और ये वाली जो है वो नोट से पढूं, तो ये सवालात अक्सर और बेशतर आप आगे की क्लासों में भी पूछते रहेंगे, तो उसको शायद मैं क्लास के दौरान में आंसर नहीं कर रहा हूँ। इसको फिर मैं क्लास के एंड में जो है वो आंसर कर रहा हूँ। तो उसके ऊपर बहरहाल आप मसलहत समझ गए कि उसका डायरेक्टली सेक्शन से या कोई टॉपिक से कनेक्शन था नहीं, तो खामखा में इन चीज़ों को डिस्कस करके फिर जो है वो सारे लोगों का टेम्पो खराब हो जाता है। तो बहरहाल आज की अभी इस क्लास में मैंने आप लोगों से जो है वो जिसके दौरान में आपने ये सवालात भी पूछ लिए, तो ये बात मैंने डिस्कस की कि वी हैव टू कवर द 4 एरियाज विद इन द सिलेबस। के एक जो है वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के नाम से है कि एक कंपनी सेक्रेटरी बैठा हुआ है, वो अपनी जॉब को निभाने के लिए कंपनी सेक के सेक्शन को कैसे पढ़ता और अप्लाई करता है। फिर इसके अलावा ये थोड़ी सी वकला हजरात की फील्ड है मगर हमारे सिलेबस का पार्ट है कि भाई मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, रीस्ट्रक्चरिंग और रिहेबिलिटेशन में क्या होता है। फिर इसके अलावा ये हमारे वो भाई जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर में अपना कैरियर बनाने के ऊपर जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए बहरहाल जो है वो ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ से। फिर इसके बाद जो है ये कैसे जो है वो स्केटर्ड लॉज हैं जो कि बहरहाल जो है वो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर ऑडिटर की कैपेसिटी में बहरहाल अप्लाई होते हैं, तो इसको बहरहाल सिलेबस के अंदर अदर लॉज के नाम से कवर किया गया। तो दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ द सिलेबस कि इसके अंदर छोटे 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 ये जो है वो कवरेजेस हैं, और इसके अंदर 30 से 40 नंबर बहरहाल आपके कवर हो जाते हैं। मगर वही अगेन का कि चाहे इसको कवर करना हो, चाहे इसको कवर करना हो, या इसको कवर करना हो, ये कवर करना ज़रूरी होता है और ये ठीक ठाक हमारा टाइम ले लेता है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी आप आगे देखेंगे कि आप जब तक पाकिस्तान में रहेंगे, आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन के अंदर जो है वो अपने आप को एक्सेल करेंगे, तो यही एरिया सेक्रेटरी प्रैक्टिस का एरिया ही आपकी मेजर काम में जो है वो आएगा। अच्छा, अब ये हो गया हमारा सिलेबस। इसके अंदर आप लोगों को मैंने जो बातें बताई वो बहरहाल जो है वो आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि दिस इज आवर प्लानिंग रूट, दिस इज आवर अकाउंटेबिलिटी रूट। नाउ व्हाट आई वांट टू डिस्कस विथ यू कि मैंने आप लोगों को ये बात डिस्कस की है कि लिस्टेड कंपनीज के कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमें अप्लाई करने हैं। अब ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन्होंने एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कुछ कंप्लाइंसेस हैं वो हमें इंश्योर करने हैं। आपने ऑडिट वगैरह के अंदर देखे होंगे, मगर ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। तो लिस्टेड कंपनी क्या होती है उसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊं। लिस्टेड कंपनी जो है वो होती है एक पब्लिक कंपनी होती है, या एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, या कोई अदर एंटिटी होती है। जैसे मुदारबा है, मुदारबा जो है वो पब्लिक कंपनी नहीं है, मुदारबा तो एक बिजनेस होता है। और इसको मुदारबा ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो क्रिएट किया जाता है। इसमें आवाम से फंड्स रेज किए जाते हैं, एक बैंक अकाउंट में डाला जाता है जिसको मुदारबा फंड बोला जाता है, और उसको जो है वो रिलीजियस बोर्ड इस्लामाबाद से अप्रूव करवा लिया जाता है कि ये शरिया कंप्लाइंट बिजनेस इससे रन होगा। और इसको जो है वो मुदारबा ऑर्डिनेंस कहता है कि ये बैंक अकाउंट एक सेपरेट एंटिटी है। तो अब ये अजीब सी बात है, मगर बहरहाल इसको इन्होंने कहा हुआ है कि मुदारबा के जो फंड्स होते हैं उसकी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। जो फंड्स प्रोवाइडर होते हैं उनको मुदारबा सर्टिफिकेट्स दिया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी होता है। तो बेसिकली लिस्टेड कंपनी के अंदर जो है आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स देखोगे, बॉडी कॉर्पोरेट के शेयर्स देखोगे, इसके अलावा अदर एंटिटीज के लाइक जो है वो मुदारबा के सर्टिफिकेट्स भी देखोगे। ये सारे के सारे लिस्टेड जो है वो कहलाएंगे।
एक बात यहाँ से वाजे हो गई कि अगर कंपनी जो है वो लिस्टिंग पे जा रही हो तो वो पब्लिक कंपनी होना जरूरी है। कोई प्राइवेट कंपनी हो तो वो लिस्टिंग पे नहीं जा सकती है। तो कोई कंपनी प्राइवेट हो और हमें उसकी एक डेफिशिएंसी का पूछा जाए तो उसकी सबसे बड़ी डेफिशिएंसी ये है कि वो पब्लिकली कैपिटल फ्लोट या रेज नहीं कर सकती। अगर नहीं रेज कर सकती है तो क्या होगा, तो फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी नहीं होगी। अच्छा, अब ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, ये बहरहाल बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 9 के अंदर। लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज 38 में, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट का तस्करा आ रहा है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लोज 9 में कहा गया है। ये बेसिकली आपको ये सम अप करके देखता है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट स्टेटस बनाने की जो तोजी बयान की जाती है वो ये है कि भाई इसमें सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट जो कॉर्पोरेट स्टेटस के साथ मंसूब है, वो कितनी टाइप की किताबों और कितनी टाइप के स्ट्रक्चर में पॉसिबल है। एक तो ये कि आप कंपनी एक्ट के तहत अपनी कंपनी बना लें, ये पहली वाली। या ये कि कंपनी एक्ट के तहत कंपनी ना बनाइए, पाकिस्तान से बाहर कंपनी बनाइए और पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे जो है वो सिटी बैंक है। सिटी बैंक जो है वो पाकिस्तान में नहीं इनकॉर्पोरेटेड है, यूएसए में इनकॉर्पोरेटेड है। उसकी पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं। इसी तरीके से आईबीएम पाकिस्तान है, आईबीएम पाकिस्तान पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, वो सीरियल नंबर ए में नहीं आ रही। वो पाकिस्तान में ऑपरेशंस हैं ब्रांच फॉर्म में। और इसको कौन ओन करता है, आईबीएम आईएनसी यूएसए। इसी तरीके से ईएनआई है। ईएनआई जो है वो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी है, ये इटली की कंपनी है, इसने पाकिस्तान में 12 ऑपरेशंस रन किए हुए हैं ब्रांच फॉर्म में। तो ये भी कॉर्पोरेट स्टेटस हासिल करने का एक तरीकाकार है। मगर ये बहरहाल जो है वो बहुत रेयर है। और ये सीरियल नंबर 2 के अंदर हम जो है वो कवर करते हैं। और इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं ब्रांच ऑपरेशंस। एंड द थर्ड वन, पाकिस्तान में ये दस्तूर, ये तरीकाकार कि स्टेचुटरी बॉडीज यानी कि गवर्नमेंट की एंटिटीज बनती हैं। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट की एंटिटी सी में ही बने, गवर्नमेंट की एंटिटी ए में भी बन सकती है। मगर एक बहरहाल गवर्नमेंट का ये दस्तूर तरीकाकार रहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर एक लॉ बनाते हैं, उसके तहत एक सेपरेट एंटिटी यानी कि कॉर्पोरेट एंटिटी क्रिएट करते हैं जिसको वो स्टेचुटरी बॉडी बोलते हैं। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे पीएनएससी है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। स्टेट लाइफ है, ये स्टेट लाइफ जैसे है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1956 के तहत बनी है, ये कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनी है। इसी तरीके से नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1949 के तहत बनी है। तो पाकिस्तान में बहुत सारी गवर्नमेंट की एंटिटीज ऐसी हैं जो कॉरपोरेट एंटिटीज तो हैं, मगर एक बहरहाल जो है वो कॉरपोरेट एंटिटी होने के बावजूद भी उनकी फ्लैगिंग जो है वो कंपनीज एक्ट में नहीं हो रही है, उसको हम तीसरे नंबर पे लेते हैं। तो तीन हो गए, कॉरपोरेट एंटिटी अंडर द स्टेचुटरी लॉ, कॉरपोरेट एंटिटी अंडर द फॉरेन लॉ, कॉरपोरेट एंटिटी अंडर द लोकल लॉ जिसको कहते हैं कंपनीज एक्ट। इन तीनों को मिला के अगर एक साथ बोलना हो पाकिस्तान में कि भाई कॉरपोरेट एंटिटी, तो इसको कहा जाता है बॉडी कॉरपोरेट। कोई कहे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या, एवरी पॉसिबल कॉर्पोरेट स्टेटस इन पाकिस्तान। व्हाट आर द वेज टू अक्वायर द कॉर्पोरेट स्टेटस इन पाकिस्तान। नंबर वन, सबसे आम, सबसे उमूमी, कि कंपनीज एक्ट के तहत बना लें जिसको कहते हैं लोकलाइज लॉ। दूसरा है लोकलाइज लॉ मगर स्पेशलाइज नेचर का, जो कि पार्लियामेंट का स्पेशल कानून कोई बन जाए। तीसरे नंबर पे है फॉरेन लॉ, जिसके अंदर बहरहाल बहुत रेयर सिचुएशन है, मगर एक बहरहाल एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, आईबीएम है, ईएनआई है, सिटी बैंक है। अच्छा, अब पाकिस्तान में एक कानून है जिसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून, जिसको कहते हैं सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। उसके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेंगी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कॉर्पोरेट स्टेटस कैरी करेंगे। कंपनीज एक्ट उसको मना करता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट है, मगर उसको हम कंपनीज एक्ट में आने की बिल्कुल इजाजत नहीं देते। और कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के कानून में लिखे होने के बावजूद भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर एडमिट नहीं करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कानून एक मसलियत के तहत अभी जिंदा है, हालांकि ये बहुत ही ऑब्सोलेट कानून है, 1860 का है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तो इसको अभी तक अप्रूव भी नहीं किया। ये बेसिकली प्री पार्टीशन का ब्रिटिश लॉ है जो अभी तक एज इट इज चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, फिर इसके अलावा एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी, एक ऐसी एंटिटी जो कि कंपनी ना हो, यानी पहले वाले पॉइंट में ना हो, is defined in the act or any other law for the time being in force, which the concerned minister in charge of the federal government may by notification in the special in notification का मतलब होता है एसआरओ,
स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ये किसके अंदर आ रहा है? डज नॉट इंक्लूड के अंदर आ रहा है। फिर मिनिस्टर इन इंचार्ज का मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर के पास ये पावर है कि वो किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को जो कि ए कैटेगरी में ना हो, यानी कि बी कैटेगरी में या सी कैटेगरी में हो, उसको बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन से निकाल सकता है। इसके लिए क्या करेगा? वो नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी करके वो बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन से निकाल क्यों रहा है? इसलिए निकाल रहा है कि बॉडी कॉरपोरेट अगर बन जाती है तो शायद पूरा या कुछ हद तक कंपनीज एक्ट अप्लाई होना शुरू हो जाता है। कंपनीज एक्ट अगर हमें किसी के ऊपर अप्लाई ना करना हो, कंपनीज होने के बावजूद भी, तो हमें उसको बॉडी कॉर्पोरेट से बाहर करना पड़ेगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट से बाहर करने के लिए क्या कंपनीज एक्ट में बनी हुई कंपनी को किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं किया जा सकता। क्या पार्लियामेंट के लॉ के तहत, यानी ये जो स्पेशलाइज लॉ के तहत बनी हुई एंटिटी है, इसको बाहर किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। नोटिफिकेशन चाहिए होगा फाइनेंस मिनिस्टर का। या फिर ये कि क्या पाकिस्तान से बाहर की कंपनी को एक्सक्लूड किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, उसके लिए भी नोटिफिकेशन चाहिए होगा। ये तो मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन कंपनीज के हवाले से कि लिस्टेड कंपनी क्या है, और लिस्टेड कंपनी के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट भी मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब जरा इसकी एग्जांपल सुन लीजिएगा। आइडियाज लिमिटेड जो है वो कॉर्पोरेट हुई है पाकिस्तान में। incorporated in Pakistan in its operating branch offices around the globe। पाकिस्तान में भी इसके काम हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं उस वाले के अंदर। आइडिया आईएनसी एक कंपनी है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है यूएसए में, और ये ब्रांच ऑफिस पाकिस्तान में रन कर रही है, जिसको पाकिस्तान में फॉरेन कंपनी बोला जाता है। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। कौन से वाले सीरियल नंबर के अंदर? ये सीरियल नंबर बी के अंदर है। ऑल्दो इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मगर ये कंपनी नहीं है, इनकॉर्पोरेटेड ऐसे पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। और साथ में किस फिक्स के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे? फॉरेन कंपनी के साथ। मगर कंसर्न मिनिस्टर इंचार्ज के पास ये पावर है कि वो आइडियल आईएनसी को नोटिफिकेशन के थ्रू बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से भी बाहर कर दे। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया तो सारे के सारे कॉर्पोरेट कंप्लाइंस से भी बाहर हो गया। क्यों ऐसा करेगा बहरहाल? इसकी कोई रीजन नहीं है, और जो है वो आज तक किया भी नहीं है, मगर ये कि बहरहाल अगर करेंगे तो होगा ये कि ये कंपनीज एक्ट से बाहर हो जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी होगी तो कॉर्पोरेट लॉ की कुछ दस्तरस रहेगी। तीसरे नंबर पे सुंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है अंडर द रिलीवेंट लॉ, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ में लिखा हुआ है। मगर कंपनीज एक्ट के लिए ये जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट ट्रीट नहीं होगी। क्यों? कि कंपनीज एक्ट ने बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग कर दिया है। आप कहेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यस, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, पाकिस्तान के बहुत सारे लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन है। हो गया, बहरहाल हो गया, कुछ क्या न कर सकते हैं इसमें हम। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ पब्लिक सेक्टर कंपनी ये क्या होती है। पब्लिक सेक्टर कंपनी का बहुत वसी इस्तेमाल है हमारी पढ़ाई में। लिस्टेड कंपनी का भी है, मगर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन निस्बतन आसान थी। पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन निस्बतन थोड़ी सी लेंदी है। आज की क्लास में पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन इस हवाले से कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है तो उसके ऊपर आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स 2013 अप्लाई करने पड़ते हैं। अब ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, इसका पता कैसे चलेगा? इसके बारे में तारीफ। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो कि बनती है पब्लिक और प्राइवेट, यानी कंपनीज एक्ट के तहत बनेगी। जैसे कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट की एंटिटी है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1949 के तहत बनी है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की एंटिटी है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 के तहत बनी हुई है। मगर ये पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं कहलाएंगे, जो डेफिनेशन मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए। पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए क्या जरूरी है कि गवर्नमेंट की एंटिटी होगी, ये तो नीचे लिखा हुआ है, मगर साथ साथ पहले ये बताना पड़ेगा कि ये कंपनी एक्ट के तहत बनी हुई है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल और बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज और वोटिंग पावर। इसके अंदर गवर्नमेंट का कितना वोटिंग पावर है? 51% और मोर। या फिर एक है इसका कंट्रोल, गवर्नमेंट के पास है। कंट्रोल कैसे होगा? अभी नीचे डेफिनेशन में आ रही है। गवर्नमेंट ओन कर रही है। अब गवर्नमेंट की तारीफ क्या है? गवर्नमेंट की तारीफ जो है मैं नीचे लिखी हुई है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आती है।
तो गवर्नमेंट इसके अंदर ओन करती है 51% और मोर, या इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के पास से, या गवर्नमेंट के पास ना हो तो किसी एजेंसी की शेयर होल्डिंग जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कैरी करते हैं। तो बहरहाल का प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कैरी कर रहे हैं तो भी बहरहाल वो पब्लिक सेक्टर एंटिटी कहलाएगी, क्योंकि एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो कवर्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग द कंट्रोल और बेनिफिशियल ओनरशिप ऑफ 51% और मोर इन अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। अच्छा, अब कंट्रोल कैसे प्रूव होता है ये इस ब्लू लाइन के अंदर। अगर शेयर होल्डिंग ना हो 51% और फिर भी आप कहें कि मेरा कंट्रोल है, तो आपके पास उस कंपनी के अंदर उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल के रूल से ये पावर होता है कि आप उसके अंदर इलेक्ट करें, नॉमिनेट करें या अपॉइंट करें मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। अगर उस कंपनी के अंदर 8 डायरेक्टर्स हैं और 5 डायरेक्टर गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, डायरेक्टर किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं वो इंशाल्लाह एक लेंथी टॉपिक है, जगह पे डिस्कस हो जाएगा। मगर अगर गवर्नमेंट के 5 डायरेक्टर बैठे हुए हैं 8 में से, यानी मेजॉरिटी डायरेक्टरशिप इज विद द गवर्नमेंट और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इन दैट केस वी शुड से कि भाई ये कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट है। और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो और उसके अंदर कंपनीज एक्ट के तहत बनी हुई कंपनी हो, तो बहरहाल वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी तो है ही है, इसके साथ साथ वो पब्लिक सेक्टर कंपनी भी कहलाएगी। पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है तो इसके ऊपर बहुत सारे दूसरी बातें भी अप्लाई हो जाती हैं। आज की क्लास में कम से कम ये अप्लाई हो जाएगा कि भाई उसके अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स 2013 भी अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कंपनी के अंदर इसमें कोई हर्ज नहीं है कि वो सेक्शन 42 की कंपनी हो। गवर्नमेंट जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है नॉर्मली। ये नेशनल बैंक या फिर एक स्टेट लाइफ तो इसलिए बनी है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट की इनकम होती है। जो भी इनकी इदारों की इनकम होती है उससे डिविडेंड डिक्लेयर होता है, गवर्नमेंट को मिलता है। मगर गवर्नमेंट ऐसे इदारा भी बनाती है जिसमें नॉट फॉर प्रॉफिट हो, यानी कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए उसके सरप्लसेस को खर्च किया जाएगा, बजाय इसके कि गवर्नमेंट उसमें से डिविडेंड ले रही हो। इसको कहते हैं सेक्शन 42 की कंपनी। क्या सेक्शन 42 की कंपनी भी पब्लिक सेक्टर हो सकती है? यस, इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है। पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फंड ये एक बनी हुई है। पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड ये मरियम नवाज ने बनाई है, भारत पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई है। ये भी जो है वो भारत इसके अंदर शामिल है। ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, मगर ये कि जो है वो सेक्शन 42 की हैं। तो सेक्शन 42 की जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो उसके ऊपर भी क्या हम पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स अप्लाई करेंगे? यस, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। अगर वो जो है वो गवर्नमेंट ओन है और जो है वो साथ साथ नॉट फॉर प्रॉफिट है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, फिर प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन। कमीशन का मतलब एचसीसीपी। एचसीसीपी किसकी इदारा है, किसकी एजेंसी है? गवर्नमेंट की एजेंसी है। एचसीसीपी के पास बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एचसीसीपी की जो कार्रवाई है, यानी एचसीसीपी की जिंदगी जो गुजर रही है वो एचसीसीपी एक्ट 1997 के तहत गुजर रही है। तो एचसीसीपी एक्ट 1997 में एचसीसीपी के पास जो मुख्तलिफ इख्तियारात हैं, इस इख्तियारात के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत जो है वो सेक्शन 165 में भी लिखी हुई है कि वो मुख्तलिफ कंपनीज के बोर्ड पे अपने नॉमिनी डायरेक्टर भेजते हैं। तो अगर कंपनी के बोर्ड पे मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स एससीसीपी के बैठे हुए हों, तो आप क्या ये कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है और गवर्नमेंट की एजेंसी के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर हैं, तो वो फिर जो है वो क्या पब्लिक सेक्टर बन जाएगी? जैसे एग्जांपल, सिक्योरिटीज एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो एससीसीपी के बंदे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये एक सेक्शन 42 की कंपनी है और इसमें मेजोरिटी जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आईसीसीपी के बंदे हैं। इसी तरीके से सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, मेजोरिटी डायरेक्टर जो है वो आईसीसीपी के हैं। तो ये तीनों एंटिटीज को, यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और जो है वो पीएसएक्स को और सीडीसी को हम पब्लिक सेक्टर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टरशिप गवर्नमेंट की हो थ्रू एससीसीपी, तो एससीसीपी के थ्रू हासिल की हुई मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टरशिप को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के डेफिनेशन के अंदर प्रूव करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टरशिप हो, या कोई और एंटिटी जैसे मैंने बताया पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस या सीडीसी, तो इनके अंदर जो है वो भले एससीसीपी के मेजोरिटी बंदे बैठे हुए हैं, मगर चूंकि पी के थ्रू कंट्रोल हासिल करने का जो मामला डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसलिए हम इन इदारों को, यानी पीएसएक्स को, सीडीसी को, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनाएंगे। अच्छा, मजीद बात कि कुछ डेफिनेशंस आपको बताएं।
पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड जो है, पार्को नाम सुना होगा आपने। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और अबू धाबी गवर्नमेंट ने मिलकर बनाया था 1974 में। इसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 60% शेयर होल्डिंग कैरी कर रही है, और इमाराती गवर्नमेंट जो है वो 40%। तो इसमें 51% और मोर जो है वो वोटिंग पावर चूंकि गवर्नमेंट का है, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का है, नतीजतन पार्को जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लुक इनटू कि ये कंपनी एक्ट के तहत बनी हुई हो, देन यू शुड लुक इनटू कि भाई ईदर ऑफ द, यानी कि कंट्रोल या 50% और 51% और मोर जो है वो बेनिफिशियल ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट की हो जाए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली में किसी को भी ले लेंगे सिवाय जो है वो एसईसीपी को। पाक लीबिया होल्डिंग कंपनी, ये भी कंपनी से में बनी हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और लीबियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस की हुई है, 1978 से चल रही है माशाल्लाह। इसके बोर्ड की रिप्रेजेंटेशन इक्वली है। दोनों ने इक्वल इक्वल शेयर होल्डिंग और इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर्ड रखी हुई है। सिंस द गवर्नमेंट डज नॉट हैव ईदर, इसमें गवर्नमेंट का ना 51% वोटिंग पावर है, ना जो है वो इसमें मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स गवर्नमेंट के हैं, 50-50% है, नतीजतन ये पब्लिक सेक्टर नहीं कहलाती। एसईसीपी ने मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स पीएसएक्स के ऊपर रखे हुए हैं। पीएसएक्स इज नॉट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि एसईसीपी के नॉमिनेशन ऑन बी पीएसएक्स और एनी अदर एंटिटी में मैंने दो एग्जांपल्स दे दी, सीडीसी और जो है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसको हम काउंट नहीं करते हैं पब्लिक सेक्टर कंपनी की तारीफ के लिए। अच्छा, एक चौथा सिनेरियो, इफ द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू डिस्पोज ऑफ इट्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग। जैसे अब आजकल गवर्नमेंट अपने इदारों को बेचना चाह रही है, जैसे सर फहरिस्त है आज की शाम में ही ऐसा हुआ है कि 5 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं पीआईए के लिए। तो पीआईए भी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इफ द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग टू डिस्पोज ऑफ इट्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डिंग टू अ प्राइवेट शेयर होल्डर एंड इट्स ऑल्सो गोइंग टू एग्री दैट इनिशियली अ टोकन शेयर होल्डिंग विल बी परचेज बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर। शुरू में प्राइवेट इन्वेस्टर थोड़ी शेयर होल्डिंग लेगा, मगर एक बहरहाल बोर्ड पे बंदे सारे बैठा देगा विद द राइट टू अपॉइंट ऑल द डायरेक्टर्स। यही चीज पीटीसी में हुई थी, यही चीज जो है वो कोई और पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी होगी कि अगर इसको प्राइवेटाइज करने जाएंगे तो ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि एक साथ तो इन्वेस्टर नहीं देता, वो थोड़े से पैसे देता है, थोड़ी सी शेयर होल्डिंग लेता है और फिर अपने बंदे बोर्ड पे ले आता है। गवर्नमेंट अपने बंदे हटा देती है ताकि उसमें जो खराबियां हैं वो सही हो जाए। Although in this case the whole of the board will be representing private shareholder, मगर एक कंपनी बहरहाल जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी रहेगी, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट का 51% और मोर वोटिंग पावर इसके अंदर है। ये अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले पास पेपर में सवाल आ गया था कि गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी। अब गवर्नमेंट ने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी, मगर जो शेयर होल्डिंग बेची है वो लेस इतनी बेची है जिससे गवर्नमेंट अभी भी 51% जो है वो मेंटेन कर रही है। ऑन दी अदर हैंड गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल जो है वो रिलिंक्विश कर दिया कि अपने डायरेक्टर सारे हटा लिए और प्राइवेट इन्वेस्टर के आ गए, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो आपने ये बहरहाल जो है वो इस वाली वर्डिंग को इस्तेमाल करना था कि भाई दो में से एक चीज के ऊपर ठीक है, आपका कंट्रोल तो खत्म हो गया मगर अभी भी आप 51% और मोर जो है वो शेयर होल्डिंग कैरी कर रहे हैं। तो नतीजतन गवर्नमेंट की 51% शेयर होल्डिंग होने के नाते आज भी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जब इन्वेस्टर जो है वो इसके भी पैसे दे देगा, 51% हासिल कर लेगा, तो फिर हम इसको जो है वो पब्लिक सेक्टर नहीं कहेंगे। तो अब पब्लिक सेक्टर होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि उस सवाल में ये था कि क्या पब्लिक सेक्टर कंपनी रूल्स अप्लाई होंगे। यस, बिल्कुल अप्लाई होंगे, हालांकि बोर्ड जो है वो सारा का सारा उसका हो गया है, प्राइवेट इन्वेस्टर का। कोई बात नहीं है, स्टेटस तो अभी भी पब्लिक सेक्टर का रहा है। अच्छा, अब ये जो शीट थी इसके अंदर जो येलो हाइलाइटेड थे ये वो हैं जो कि इस सिलेबस के अंदर चेंज हुए हैं। एक जो मैंने बताया कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन 2019, और एक जो है वो मैंने बताया पोस्टल बैलेट रेगुलेशन। इसके अंदर 3 एसआरओ थे। सीरियल नंबर 1 से बिलोंगिंग एसआरओ है 454 ऑफ 2025, और सीरियल नंबर 2 से बिलोंगिंग है 451 2025 और 453 2025। तो बेसिकली 3 एसआरओ आपको पढ़ने हैं सिलेबस के हवाले से, यानी चेंजेस के हवाले से। बाकी आई कैप ने अगर कुछ और अनाउंस कर दिया तो वो भी इंशाल्लाह आपको बता दिया जाएगा। पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले में सिलेबस से निकाला कुछ भी नहीं गया है। जो येलो हाई ग्रीन हाईलाइटेड होता है वो हमारी शीट में ये होता है कि पिछली अटेम्प्ट में था मगर इस अटेम्प्ट में नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है इस वक्त। अच्छा, और जो है वो ये जो ग्रीन ये जो मैरून हाईलाइटेड है ये वो चीज़ होती है जिसमें जो कि सिलेबस के अंदर नहीं ऐड की गई हो। तो अल्लाह का शुक्र है सिलेबस में कुछ ऐड भी नहीं हुआ। अमेंडमेंट्स ये 3 एसआरओ के थ्रू हुई।
कोई नया ऐड नहीं हुआ, मजीद ये कि पुराना कोई निकाला नहीं गया। तो ये बहरहाल जो है वो तीन लाइनों के अंदर, यानी येलो, ग्रीन और पिंक के अंदर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि सिलेबस के अंदर क्या चेंजेस हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, दिस वाज आवर क्लास। इसके अंदर हमने प्राइमरीली तो अपने आप को फोकस कर लिया कि हमें जाना कैसे है, पढ़ना कैसे है। मजीद ये कि मैंने सेक्शंस को पढ़ते जा रहे होंगे, जिससे जो चीज़ कनेक्ट हो रही है उसको कनेक्ट करके साथ में कनेक्ट करते करते इंशाल्लाह ये पूरे सिलेबस को रैप अप करेंगे। मजीद ये बात कि मैंने आपको ये भी बता दिया आज की क्लास में कि ये दो डेफिनेशन हमारी बार बार इस्तेमाल होती हैं, लिस्टेड कंपनी और जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये क्या होती हैं ये आज मैंने आपको डिटेल में करा दिया। शायद इतनी डिटेल में आगे कहीं और डिस्कशन में नहीं आने वाला। जिमनन जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसकी में जो गवर्नमेंट की तारीफ हो रही है, गवर्नमेंट कौन है, ये पाकिस्तान के अंदर की गवर्नमेंट है, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट और जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये फॉरेन गवर्नमेंट नहीं है। मजीद बरा मैंने आपको ये बता दिया कि ये पब्लिक सेक्टर कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये पब्लिक बॉडी कॉर्पोरेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बॉडी कॉर्पोरेट इज समथिंग जिसके अंदर पाकिस्तान में जो तीन टाइप के कॉर्पोरेट स्टेटस होते हैं उसको एक सिंगल टर्म के अंदर यकजा करने की एक्सरसाइज जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाती है। तो ये बहरहाल जो है वो हमारी डेफिनेशंस के कुछ अंदाज जो हमने बार बार इस्तेमाल करने होंगे, वो भी मैंने आज आपके साथ कवर कर लिए। तो ये थी हमारी क्लास। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिएगा। किसी का कोई सवाल नहीं है? चलें, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।